हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकबिल अहमद है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेप्लेक्स और योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एंटरटेनमेंट नीड्स। और हर बार की तरह इस बार भी हमें एक नहायत ही मशहूर और मारूफ कलाकार से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनीत कुमार जी का, जो कि टीवी और फिल्मों के एक बड़े मशहूर कलाकार हैं और एक नहायत ही उम्दा और पुरखलूस इंसान भी हैं और हमारे बड़े अजीज भी हैं। तो बहुत बहुत वेलकम विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो विनीत जी, मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड पटना से, बिहार से रहा और वहाँ पे जो एक ट्रेडिशन है और जिस तरह का माहौल है, तो वो सारी परिस्थितियाँ कैसी बनी कि आपका रुझान थिएटर और फिल्मों की तरफ हुआ? मेरा कोई रुझान नहीं। दरअसल जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप वो सवाल कर ही नहीं सकते हैं जिस समय में मैं रहा, क्योंकि आप उस समय पैदा ही नहीं हुए होंगे। बिल्कुल सही बात। तो आप वो अवस्था भी नहीं जानते। मैं आपको खाली इतना बता सकता हूँ कि आप अनुमान लगाइए कि जब मैंने 74-75 में जो थिएटर कुछ शुरू किया था, मैंने कला संगम में थिएटर क्या शुरू किया था, जबरदस्ती लेके गए थे मेरे भाई के दोस्त, चलो रोल दिलाएंगे रोल दिलाएंगे। भाई ने एक दिन कहा, वो महीना भर लगे रहे पीछे। अब मुझे क्या मालूम, मैं थिएटर वोटर कुछ जानते ही नहीं थे। तो मैंने कहा अच्छा। भाई ने कहा अरे जाओ देख लो क्या है ये। तो चले गए देखने। तो देखने गए थे। अच्छा। और देखने जब गए तो क्या दिखा कि मुझे दिखा, क्योंकि अब मैं ईमानदारी, जब मैं बात करता हूँ तो थोड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ। ये थोड़ी समस्या होती है, लोगों को थोड़ा झटके लगते हैं और लोगों को लगता है क्या बोल रहा है। लेकिन सब मेरे जीवन का ही नहीं, सबके जीवन का ये सच होता है कि जब मैट्रिक कर लिए थे 73 में, तो जनरली कॉलेज में आने के बाद क्या एक लड़का करेगा, लड़की ताड़ना। मार्केट में बैठ के लड़की देख रहे हैं कि उस समय आप कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा शहर लगभग एक दूसरों को पहचानता, जानते थे। तो वहां जब गए तो देखा कह रहे लड़कियां हैं, तो हम कहीं जाने के यहीं बैठे रहो। बस बैठे रहे। धीरे धीरे जो है लगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है। अब कुछ नहीं जानते तो ये क्या, तो अच्छा ये डायलॉग बोल रहे थे, ये कहाँ लिखा है, ये अच्छा ये नाटक की, अच्छा नाटक की किताब से, अच्छा तो मिल गया तुगलक नाटक, उसमें एक डायलॉग मिल गया हमको, क्राउड में कर लिए, हो गया। फिर आदत पड़ गई धीरे धीरे वहां जाने की। अब एक आदत, अब ये आदत कैसे पड़ी, जब मैं पीछे जाता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें थी कि डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये इनबिल्ट मेरे अंदर है और ये रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, हमें ठीक 4 बजे रिहर्सल, आज 4 बजे रिहर्सल, हमें ये लाइन, अरे ये करना है, अरे सामान उठा लो, अरे हो जाएगा। और दूसरी चीज, खोजने की आदत, कि कोई चीज दिख जाए, जब तक उसका सच न समझ में आए तब तक जो है खोजते ही रहेंगे, खोद देंगे इतना गड्ढा कि उसका सच चाहे कितना बदबूदार हो, खोज लेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि नाटक में यही सब करना होता। अच्छा लाइन, अरे हंस दिया उसने, अरे तो कैसे बोले, अच्छा तो कैसे बोले। अब कोई वहां ट्रेंड तो था नहीं जो ट्रेनिंग दे, पर चल रहा है अपना, सीखते सीखते समझते समझते समझने लगे। इनसे पूछे उनसे पूछे, बोले अरे तुम जो खींच देते हो ना डायलॉग है, वो जो है करते 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 हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदी बोलते थे, हमको समझ में नहीं आती थी, हिंदी तो मैं भी बोलता हूँ, ये कौन सी हिंदी बोल देते हैं, तो उसको समझना शुरू किए। ऐसे करते करते एक आदत पड़ गई। करेक्ट, आदत पड़ी, राइट। तो विनीत भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
आपका फिर ये सफर, ये पटना में आपने काफी एमेचर थिएटर किया, फिर उसके बाद आप एनएसडी आए। हमेशा थिएटर नहीं किया मैंने, हम लोग कोई भी हमेशा थिएटर नहीं करते थे। ठीक है, उससे हमको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जो भी होता था वो प्रोफेशनली होता था। अच्छा। चाहे सेट लगे, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे पूरी सोच, पूरी खोज, एक से लेके अगर 100 लोग हैं तो 100वां आदमी भी मालूम है उसको कि क्या हो रहा है। तो नाटक जो है वो बच्चों का खेल नहीं था कि दशहरा दिवाली जो है नाटक कर लिए या कॉलेज में नाटक कर लिए। सब लोग बहुत ही जुझारू किस्म के थे, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। तो आपको एनएसडी जब आप गए तो आपको कैसा लगा वहाँ, जो आपने पहले जो नाटक किया था और एनएसडी का जो माहौल था? मतलब एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी जो है हाँ, एनएसडी क्या है कि कुछ 13-14 साल जब नाटक कर लिए तो काफी नाटक कर लिए थे। बिहार में बहुत सीनियर हम एक्टर माने जाते थे, एक इज्जत थी मेरी। हम इसी से आप अनुमान लगाइए कि इप्टा में जो है जीबीएम हुआ और मुझे 3 साल की छुट्टी दी गई कि जाइए आप ट्रेनिंग लेके आइए। अच्छा, सोचिए जाने के पहले जो है क्या हुआ। और उसके बाद जो है कुछ 50-70 कितने लोग, 50 लोग, कितने लोग तो छोड़ने गए हमको स्टेशन। तो लोगों को लगा कोई नेता जा रहा है, सब भावुक भी रहते थे। हम, मेरा काम क्या था, थिएटर करना। 24 घंटे में 20 घंटा तो हम थिएटर में ही लगे रहते। तो जब वहां से हम इसलिए गए कि भाई जो हम करते हैं उसका सिद्धांत भी समझने की कोशिश करें कि क्या है, कैसे है, क्या वो आसानी से हो सकता है, क्या है। तो एनएसडी गए। तो एनएसडी जब पहुंचे तो अपने बैच में हम सबसे उम्रदार थे। मेरी उम्र सर्टिफिकेट के हिसाब से 30 साल की थी, लेकिन वैसे हम 31 के थे। तो क्योंकि 30 जो है लास्ट होता है, एडमिशन का होता था, 30 साल के ऊपर नहीं हो सकता था। तो हम 31 साल के थे। पास हुए जब हम, तो हम जो है 34 के थे। तो अब 31 साल का लड़का थोड़ी कहेंगे, आदमी कहेंगे। तो 31 साल का आदमी जो है वो एनएसडी में इसलिए भटकता रहा कि बाकी तो सब छोटी उम्र के थे, तो उनको लगता था उनके अंदर दूसरा जोश था। मेरे अंदर जोश नहीं था। हम इतना करके आए थे कि हमको लगता था आओ चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो टीचरों ने कहा कि अरे इतना सब कुछ है, कारपेंट्री है, कॉस्ट्यूम है, लाइट है, ये है, वो है, सीन वर्क किया करो और हर वीक में 10 दिन पे दिखाओ लोगों को। कोई तैयारी नहीं हुई। खैर वो हर इंस्टीट्यूट की अपनी समस्या होती है। तो हमने 3 साल जो है इंस्टीट्यूट में, एनएसडी में अपने ढंग से सीखा, सीखने की, समझने की कोशिश की। और कुछ एक टीचर जो है अद्भुत थे। आज भी जो है जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम रॉबिन दास को कभी नहीं भूल पाते। रॉबिन दास ने बिना बताए दोस्ती जैसी हो गई थी। टीचर थे लेकिन दोस्ती जैसी हो गई थी। तो बिना बताए कुछ चीजें जब बोल देते थे तो लगता था कि ये कुछ बात इन्होंने कही है। तो ढेर सारी चीजें उनसे हमने सीखी है। हम या मोहन उप्रेती हम लोगों को म्यूजिक कराते थे, तो हेड थे, बहुत बड़े नाम मोहन उप्रेती। तो जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ तो हमको तो सुर ताल तो है ही नहीं। तो हम गए, एग्जाम जब हुआ तो हमको जो है सेकंड सेमेस्टर में यानी फाइनल में B+ दे दिए। अब सोचिए, मेरी ईमानदारी देखिए कि B+ दे दिया, उनके पास चले गए। हम बोले सर हम तो कुछ जानते ही नहीं है, आप B+ दे दिए। तो वो हंसे और बोले कि जानते हो तुम्हारी मेहनत की वजह से मैंने तुम्हें ये B+ दिया है। इतना मेहनत अगर वो कर ले जो जानता है तो वो A+ उसको पा जाए। क्योंकि कोई एक था जो हमसे अच्छा म्यूजिक जानता था, उसको भी B+ मिला था। तो मैंने ऐसे करके चीजों को समझने की कोशिश की कि टीचर जो है कैसे मेहनत को आंकता है। अब तो हमको दिखता ही नहीं है कि टीचर कोई मेहनत को आंकता है, कि एक स्टूडेंट के मेहनत को उसने आंका हो। ऐसी ढेर सारी चीज, छोटी छोटी चीजें। अब वो मैं एनएसडी को बोलूं तो कई घंटों लग जाएंगे। बहुत चीजों का पता चला, समझे अपने सीनियर से। सीनियर्स चले आते थे और इधर बुला ले, और
अब उनको तो, उनके लिए तो हम फर्स्ट ईयर के थे, लेकिन हम काम कर गए थे, हमको मालूम था, तो हम सबसे मिलते थे, सबसे जो है बात करते थे, और धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आया कि यार ये बुढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर में बुढ़ा है। तो विनीत जी, आपको पूरा कुल मिला के वहाँ का एनएसडी का माहौल कैसा लगा? मोटिवेटिंग था एक्सपीरियंस? बहुत आनंददायक, क्योंकि मेरा मानना ही ये था जाने के पहले कि मुझे जाके सीखना है, और जो मैंने 13-14 साल किया है उसको जीरो कर देना है, कि आप अपना जो कुछ है वो छोड़ के जाओ और जीरो से फिर शुरू करो सीखना, और जीरो से मैंने सीखना शुरू। बहुत बड़ी बात। तो विनीत भैया, आप तो उसके बाद आपका एनएसडी से लेके बॉम्बे तक का जो सफर है वो कैसा रहा? और यहाँ पे मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि विनीत कुमार जी ने ही इज अ रियली versatile and a multi talented actor, in the sense that he has not only acted in Hindi cinema and movies and films and TV, but also in several regional languages as well as in English. तो विनीत जी हमारे बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि इन्होंने वाकई अपनी कला को बहुत तराशा है, और जिसके वजह से ये हुआ है कि इन्होंने लैंग्वेजेस की इन बाउंड्रीज को तोड़ने में बहुत कामयाब हुए हैं। तो विनीत जी, ये कैसा रहा आपका, ये सफर कैसा रहा फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे? ये तो मैं कह सकता हूं कि ये सफर दुखदाई था। दुखदाई क्यों था? मैंने अभी इस पे चर्चा की थी थोड़ी देर पहले आपसे, कि मैं उस विस्थापित मजदूर की तरह था। मजदूर इसलिए नहीं कह रहा, अपने आप को मान पाता हूं कि मजदूर के पास जो है आर्थिक समस्या होती है, जो मेरे पास नहीं है। तो लेकिन ऐसा था बिल्कुल जैसे कि आपका खेत आपसे छीन लिया, अब आप क्या करेंगे? तो वैसे ही जो रंगमंच का बिहार में जो हम काम करते रहे पटना में, तो वो खेत, जो थिएटर का जो मेरा खेत था, वही छिन गया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करना है। तो या तो दिल्ली जाते, या तो मुंबई तो खैर अब सोचे भी नहीं थे। अच्छा। तो मेरा दोस्त है अजय वर्मा, वो और शेखर कोचगावे, वो दोनों मुंबई में थे। तो अजय को मैंने कहा, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो थिएटर का सीन ही नहीं है, और कुछ और ही चीजें चल रही हैं। तो उसने कहा, अरे आओ इधर देख लो। आप 34 साल के आदमी, उसने कहा कि देख लो। हमको अच्छा चलो देख लेते हैं। अब घर में जो है वो हुआ क्या कि अच्छा बंबई जाओगे तो क्या करोगे जाके? तो हम बोले तो काम खोजेंगे। तो हम बंबई काम करने आए, और चूंकि एक्टिंग करते थे तो जो एक्टिंग ही करेंगे, लेकिन वो एक्टिंग करने में जो है, आप जो सपने आपके होते हैं कि मैं हीरो बनूंगा, मैं विलेन बनूंगा, ये कुछ नहीं था। मैं बंबई जा रहा हूँ काम करने, तो मैं काम करने चला है। अभी आप सोचिए, वो विस्थापित मजदूर जो 13 साल 14 साल बिहार में कॉन्टिन्यूअस थिएटर किया, जिसने 3 साल की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद उसकी ये जमीन छीन गई, वजह कुछ भी हो सकती। फिर मैं दूसरे खेत पे खड़ा, उस खेत के बारे में बचपन से न कोई मेरी जानकारी थी, न कोई समझ थी, सिनेमा देखता नहीं था। तो मैं एक जमीन पे लावारिस खड़ा हुआ, क्योंकि दोस्त थे, बिहार के बहुत लोग थे यहाँ पे, तो मिल लेते थे। साल भर तक तो हम घर ही पे कमरे में ही रहे, खोली में, कुछ किए ही नहीं। बंबई आके वहां से सीधे 89 नवंबर 19 को मैं बंबई आ गया। साल भर तक कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि मैं तो यहाँ उपयोगी ही नहीं हूँ, क्योंकि आप याद कीजिए कि 1890 में ग्रीक फीचर्स रिक्वायर्ड होता था। दवाई और चपरासी भी होगा तो वो ग्रीक फीचर होगा। मैं काला कलूटा, भद्दा सा चेहरा, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आई बात, और मैं वहां वैसे ही रहा। फिर शेखर जो है वो उसके यहाँ अपना डॉक्टर श्याम प्रकाश के यहाँ उनका चीफ था चाणक्य में।
तो हम उनके चले जाते थे ऑफिस। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने एक दिन कहा, कह रहे तुम असिस्ट क्यों नहीं करते हो? हम बोले, अरे भाई मैं तो थिएटर वाला आदमी हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है असिस्टेंट करता क्या। बोले नहीं नहीं, तुम सब कर लोगे, तुम करो। तो वो मामला था कि पैसा देंगे, वो असिस्टेंट होंगे तो पैसा ना। हमको लगा कि आओ कमाई शुरू करते हैं, असिस्टेंट होगा मैं। फिर असिस्टेंट हो गए तो चलने लगा। मैंने देखा कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। वहां मेरी मुलाकात हुई राजन कोठारी से। राजन कोठारी बहुत बड़े कैमरामैन थे, अब वो रहे नहीं, उनका देहांत हो गया। और मुझे लगा कि ये मेरे बड़े भाई जैसे, और उन्होंने मुझे छोटे भाई जैसा देखा। बस उन्होंने जिस दिन चाणक्य छोड़ा, मैं भी छोड़ के निकल आया। फिर उन्होंने एक सिनेमा बनाया पुरुष में मैं उनका असिस्टेंट हो गया। फिर जब वो फिल्म खत्म हो गई तो उनको लगे कि अरे ये तो असिस्टेंट है, अब ये कहाँ तक खाएगा, तो कभी बुला लेते थे। अच्छा तुम आज आ जाओ, इधर कैमरा कर रहे हैं। अब कैमरे में हम जानते नहीं है, तो जो हुआ कि खड़े रहो ना। फिर शाम को उनको सोचिए कि ये इज्जत अपने असिस्टेंट की, कि शाम के समय को कुछ पैसा मिले। तो राजन भाई की वजह से मेरी बात ये समझ में आई, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी था। मुझे लगा कि ये राजन कोठारी जो हैं, जब ईमानदार होते हुए इतनी बड़ी जगह पा सकते हैं, तो मुझे ईमानदार होने में हिचकिचाहट क्यों होती है कि भाई यहाँ लोग ईमानदार नहीं है। तो राजन कोठारी वो हैं जिन्होंने होली, डकैत, बेस्टन जी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारी फिल्में, घायल, बहुत सारी फिल्मों में कैमरामैन थे। तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी पुरुष। फिर उसके बाद मेरी भी दुकान खुल गई। तो विनीत भैया, एक चीज मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका आपने जैसे कहा कि मतलब वी आर ऑल लाइक माइग्रेंट लेबरर्स, तो बम्बई तो भाई एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, खास करके नौजवान लड़के लड़कियों के लिए। और कहा जाता है कि हर रोज कई हजार लोग इस शहर में आते हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से शायद सब कुछ बंद है, तो नहीं आते होंगे, जाने का ही ज्यादा सिलसिला है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, वो लोग जो कि सपने देखते हैं बम्बई आने का और कुछ करने का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सपना देखना बुरा तो है नहीं, आप सपना देखिए, लेकिन सपना जब देखें तो उस पर विचार जरूर करें। सपना नींद में जब देखा जाता है तो वो विचार से परे होता है। फिर उसका मनोवैज्ञानिक कारण खोजिए कि सबकॉन्शियस में आपके था तो आपने ये सब, वो दूसरी चीज है। लेकिन जब आप खुली आंख से सपना देखते हैं कि मेरे अंदर ये इच्छा बलवती है, प्रबल है और जोर मारता है, तो आप उस पर विचार करें। विचार ये करें कि इस सपने को पूरा करने के लिए मैं कितना सक्षम हूं, मेरे अंदर क्या इतनी ताकत है कि मैं इसमें वो युद्ध कर सकता हूं। भाई जब आप एक्टर बनने आना चाहते हो तो आप एक्टिंग के बारे में जो है, अब हम ये नहीं करें कि आप ट्रेनिंग लो, लेकिन आप क्या करते हो? सिर्फ आके एक्टिंग खोजते हो, लेकिन आप 10 मिनट आधा घंटा एक्टिंग पे कभी कुछ नहीं समझने की कोशिश करते हो कि हम क्या करें। भाई एक्टिंग तो ऐसे ही नहीं है ना। अब ये ठीक है कि भाई यहाँ पे किसी की भी दुकान खुल जाती है, किसी को भी मिल जाता है, लेकिन आप जो है कितनी मेहनत करते हैं। तो आप सपना देखो, जरूर आओ, लेकिन आने के पहले ये सोच लो कि जहां जा रहे हो वहां से वापस मत आओ, वरना जो दलालत होती है वो नहीं झेल पाओ। तो जब निकलो घर से, तो इसीलिए पहले जमाने में कहते थे कि अपने घर का चौखट लांघने के पहले 1000 बार सोचो। तो विनीत भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए ट्रेनिंग की कितनी अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ट्रेनिंग जो है आपको इंटरनल स्ट्रेंथ दे। हो सकता है कि आपकी मदद भी करे,
लेकिन मूलतः अगर आप देखें तो सिनेमा में अभिनेता की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता एग्जीक्यूटर की। एक एक्टर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एक डायरेक्टर है, वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है, वो एक्टर सेलेक्ट करता है, वो कैरेक्टर बताता है, वो सब कुछ बताता है और वही कहता है ना कट, एक टेक और या ओके, वो डिसाइड करता है। और हम जो करते हैं काम, वो काम जब एडिटिंग रूम पे जाता है तो वो 24 फ्रेम होता है। सही बात। अब तो चूंकि उस पे होता है तो वो 25 फ्रेम हो जाता है, तो वो फ्रेम जो है बीच में कहां से कट करते हैं हमको पता ही नहीं चलता है, हम जानते ही नहीं है। तो मतलब हम एक एग्जीक्यूटर हैं, जितना बेहतरीन तरीके से हम एग्जीक्यूट करके उस डायरेक्टर के सामने प्रस्तुत करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से वो डायरेक्टर हमें चरित्र के रूप में स्क्रीन पे पेश करना है। हम अगर अपना अभिनय करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे सीन के बाद या मेरे शॉट के बाद कौन सा शॉट लगना है। जैसे डायरेक्टर को मालूम है, कैमरामैन को मालूम है। तो जैसे राम गोपाल वर्मा जो है, वो एक बार दौड़ की शूटिंग हो रही थी, तो उसने कहा कि 2 तरह के डायरेक्टर हो। उनको मालूम था कि हम गोविंद हिलानी जी के साथ काम किए हुए हैं, हमको गोविंद जी जो है द्रोह काल में इंट्रोड्यूस किए थे जी 93 में। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं गोविंद हिलानी जैसे डायरेक्टर, जहाँ की स्पॉट बॉय को भी मालूम होता है कि कौन सा सीन चल रहा है, और एक मेरे जैसा डायरेक्टर होता है, नहीं राम गोपाल वर्मा जैसा, जिसके दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है। हम बोले तो इससे हम क्या समझें? तो उसने कहा कि इससे आप ये समझो कि वो सामने जो दीवार दिख रही है, हम वहां कहीं जाकर बैठ जाओ। अब ये तुम एक्टर आदमी हो, तुम पूछोगे बैठ के क्या करेंगे, सवाल मत करो, जाके बैठ जाओ। हम कहेंगे इधर देख लो, तुम देख लो। अब ये मत पूछना कि कैसे देखें, क्या देखें, हमको मालूम है ये होगा, तुम बता देंगे। लेकिन हम तुमको कहेंगे बैठ जाओ, इधर देखो, तुम देखो, हम कट कर देंगे, हम इस्तेमाल करेंगे उसका, तुम नहीं जानते हो। तो अब ये क्या है? डायरेक्टर्स मीडियम है, टोटली डायरेक्टर्स मीडियम है। अब इसमें कुछ एक्टर्स जो हैं, जो सीनियर हो जाते हैं, जो हीरो होते हैं, जो मेन रोल करते हैं, जो प्रोमिनेंट रोल करते हैं, वो स्क्रिप्ट के साथ, डायरेक्टर के साथ एक उनका ट्रैक चलता है कि अच्छा इसको ऐसे कर लें, ये देख लें, ऐसे देख लें, वैसे देख लें। तो एक अब तो पूरी फिल्म में एक ही तो लोगों के साथ होगा ना, बाकी लोगों को तो वैसे ही करना है जैसे डायरेक्टर कह रहा है। सही बात। तो विनीत भैया, मैं अब आपसे थोड़ा सा उस दौर में जाना चाहूंगा जो कि आपका स्ट्रगल वाला, जो बम्बई शहर में जो आपका दौर रहा। इनिशियल एक स्ट्रगल होता है ज्यादातर एक्टर्स के साथ, तो कोई नहीं, अच्छा नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं? अरे नहीं यार, हम दबंग आदमी थे। अगर बोलोगे उठा के काट देंगे यही, और बोलोगे एक फोन करेंगे, यहाँ 5000 लोग आके खड़े हो जाएंगे। हम बिहार से गए थे, बिहार से। तो अच्छा विनीत भैया, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने थिएटर भी देखा, टीवी भी देखा, फिल्म्स भी देखा, तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है और क्यों? थिएटर। क्योंकि हम वहां जीवित लोगों को जीवित लोग दिखाते हैं। करेक्ट। अच्छा, और तो विनीत भैया, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि एक जो ज्यादातर ये लोग कहते हैं कि बम्बई का थिएटर बड़ा कमर्शियल है, और उसकी एक नुक्ताचीनी भी होती है, और उसके रिएक्शन में एक टाइम पे एक पैरेलल सिनेमा भी उभरा था, और अभी उस पैरेलल सिनेमा का तो कोई उस तरह से नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इनोवेटिव सिनेमा हो रहा है। तो अभी के सूरत हाल पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो थिएटर और मतलब जो फिल्म्स का जो अभी जो डायरेक्शन है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए क्या है, समय जो है वो बदलता रहता है।
और पहले जरा धीरे धीरे बदलता था, अब तेजी में बदलता है। आप जिस पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे हैं, पैरेलल सिनेमा को तो हम ही ने नाम दिया ना पैरेलल सिनेमा। हमने क्यों कहा पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा? सिर्फ इसलिए कहा कि हमें उस कमर्शियल सिनेमा से इसको अलग करना था। अगर हम गोविंद निहलानी की वो फिल्म उठा लें अर्ध सत्य, तो अर्ध सत्य कमर्शियली हिट फिल्म थी, या बाजार, अपने समय की बाजार हिट फिल्म थी। तो ये अब जो आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, जब ये बात जब होती है तो मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति का, वो राजनीति ये है कि जब लोग सिनेमा बना रहे हैं या बनाते हैं तो वो बनाने वाले लोग, अभी के बारे में संदर्भ में बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में, ये हम 80 के बाद की बात, 80 के बाद की बात कर कि सिनेमा बनाने वाले लोग जो आए वो धन मल्टीप्लाई करने के लिए आए। सिनेमा उनके लिए एक निमित्त था, एक वजह थी कि भाई, अरे 80 के बाद आप देख लीजिए कि वो समय था कि जब गाने पहले हिट होते थे, गाने हिट हो जाते थे और 5, 7, 10 गाने एक कहानी में लपेटे गए, आपके सामने फिल्म प्रस्तुत कर दिया गया। उस फिल्म में कुछ नहीं होता था लेकिन फिल्म चलती थी। तो वो प्रोसेस जो है वो सब कुछ लोगों ने देखा है। उसमें से जो है कुछ गंभीर लोग जो है कहे कि नहीं नहीं भाई, हम सिनेमा बनाएंगे, तो खट से उन लोगों ने कहा अरे देखिए पैरेलल सिनेमा। अबे पैरेलल सिनेमा नहीं है, यही सिनेमा है, तुम सिनेमा नहीं बनाते हो, ये सिनेमा है। तो उसको ऑड मैन आउट या उसको बाउंड्री पे खड़ा करने के लिए, हाँ, वो एक तरीका है। और फिल्में तो लगातार लोग बना ही रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अच्छी फिल्म बनाएं, फिल्म ऐसी बनाएं जिसे लोग देखें। फिल्म जो है वो अब जो लोग बना रहे हैं वो कोशिश उनकी ये रहती है कि भैया होल्डिंग पावर हो सके, कि दर्शक बैठे तो बोर ना हो जाए कि यार फिलॉसफी ना झाड़ो, हमको कुछ देखने को मिले। तो लोग कोशिश में लगे हैं, बना रहे हैं। तो विनीत भैया, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, और जो कि एक बड़ी भयंकर डिबेट भी है, कि काफी एक मजबूत स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि भाई कोई भी इस तरह का मीडियम, थिएटर हो, सिनेमा हो, टीवी हो, फिल्म हो, इनको कुछ ना कुछ एक कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव या एक सोशल एक बात, एक मैसेज देना चाहिए। एक लोगों का एक वो उसके ऑपोजिट में, ठीक ऑपोजिट में एक वो ग्रुप भी है, वो स्कूल ऑफ थॉट भी है जो ये कहता है कि भाई जब हम जाते हैं सिनेमा देखने या कोई भी इस तरह की चीज देखने, तो हमारा प्राइमरी मोटिव जो है वो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। तो इन दोनों में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? आपको कितना लगता है कि मैसेज होना कितना जरूरी है एक थिएटर, सिनेमा या फिल्म में, या कितना जरूरी है कि मतलब पैसा वसूल जो आ रहा है दे करके, जो टिकट खरीद करके जो आ रहा है उसको वैसा फ्री कराया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि यह नाट्यशास्त्र भी कहता है कि प्राथमिक जो है वो मनोरंजन है। जब तक आप उसके मन का रंजन नहीं करेंगे वो आगे देखेगा ही नहीं, जिसे हम होल्डिंग पावर कह रहे हैं। करेक्ट। कि जब वो होल्ड कर लेगा, अब आप देख लीजिए शोले हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म, लेकिन उसमें कितनी बातें ऐसी कही गई है कमर्शियल तरीके से नहीं। चरित्र कहता है, वो एक बुढ़ा कहता है कि इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि बेटे का जनाजा बाप के कंधे पे।
अब हम घूंट के तो चम्मच नहीं ना अंडरलाइन करेंगे कि देखो 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 ये दर्शन पिलाया इसने। भाई तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। और जो कमर्शियल सिनेमा है उसमें मूलतः अगर आप देखिए तो एक हीरो होता है, एक हीरोइन, बीच में एक विलेन। हीरो हीरोइन जो है मिलना चाहते हैं, विलेन उसे तोड़ देता है। फिर अवस्थाएं पैदा होती हैं और विलेन को नष्ट किया जाता है और हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। अब ये तो रामायण है, यही महाभारत है, यही विष्णु पुराण है, यही शिव पुराण है। तो सिनेमा को हम गलत क्यों कह रहे हैं? भैया उस आदमी को जितनी समझ थी उसने फिल्म बना दिया। आपके पास अगर समझ है तो आप उसे बेहतर बना लो, किसी ने रोका नहीं है। तो वो समझ जो है पैदा करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को या बौद्धिक लोगों को, पढ़ा लिखा कहने का मतलब बौद्धिक की उनकी समझ है, उनको जमीनी समझ है, अनुभव है, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं या ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर उनके पास है तो सिनेमा बनेगा। मुगले आजम कौन उसमें पढ़ा लिखा आदमी था बनाने वाला? सही कह रहे हैं। तो विनीत भैया मैं आपसे अब थोड़ा क्योंकि आपने कहा कि मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, तो वही जरूरी है, तभी आप कुछ दिखा सकते हो। अगर नहीं तो आप जो है किसी क्लास में बैठा दो। तो हम क्लास बचा देके मनोरंजन करने गए हैं। पहले हमको मनोरंजन दो, फिर बीच में दिखाते रहो जो दिखाना है। तो विनीत भैया, मनोरंजन के थीम को आगे बढ़ाते हुए कोई दिलचस्प वाकया, कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे जो कि आपको इतने सालों में बड़ा आज भी याद आता हो और बड़ा मजे से याद आता हो? अरे किस्से तो अनंत हैं, इस उम्र में तो किस्से ही किस्से होंगे। लेकिन सिनेमा में जो पहली बार जो किस्सा हुआ वो किस्सा था, एक मिनट थोड़ी देर में करते हैं। जो किस्सा था कि अब ये सब कुछ अजीब सा किस्सा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक उत्साह कि मुझे मिल गया द्रोह काल। अब हम हैं, कहे कि हम दबंग हैं तो हैं, अब हमको कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन हम आपको जब हाथ जोड़ दिए हैं, जब आपको मान लिए हैं कि आप ओके बोलोगे, तो जब तक आप ओके नहीं बोलोगे हम लगे रहेंगे। तो द्रोह काल में एक बेड सीन था। अब मेरे जैसा आदमी बेड सीन, हमको लगा ये बेड सीन क्या होता है। तो जो मेरी पत्नी बनी हुई थी उनके साथ बेड सीन था। हमने उनसे पूछा ये बेड सीन क्या होता है, तो वो अंग्रेजी कल्चर की पढ़ी लिखी अंग्रेज, एकदम अंग्रेजी बोले खाली। तो उसने कहा कि अरे बता देंगे ना, सब हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन ही वो सीन था। अब उसको जो है देखने के लिए कि अबे आज बेड सीन है इसका, तो अब वो लोग आए, कई लोग आए, मेरे मित्र भी आ गए कि अबे आज चल बेड सीन देखेंगे। भी नहीं तो आता। अब हुआ क्या कि अपर बेयर बॉडी है और बिल्कुल वो लुंगी जो पहनी हुई थी बिल्कुल एकदम छोटा सा करके जो है वो बांधा हुआ है लंगोट की तरह, ऐसे जैसे कि वो दिखे नहीं कुछ ऐसा। और वो जो है नीचे लेट गई है अपना वो छोटा सा कुछ पहन के, जिससे लगे बेड सीन चल रहा है। हम जो है वो लगे कि यार इसमें मैं क्या करूंगा। अब मेरी सांस फूल रही है कि यार तो एक्टिंग में तो जो है मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये तो क्या है ये, मतलब तो गोविंद जी को कई बार हम देखे, गोविंद जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपना लगे हुए हैं इधर उधर लाइट पाग। और वो जो है जो पत्नी बनी हुई है उनको तो कोई कहना ही नहीं, वो अपना अंग्रेजी में पक 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 चल रहा है उनका। और मेरी हालत खराब हो गई। हम कहे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो फंस जाएगा। क्योंकि हम असिस्टेंट रह चुके हैं ना, तो मुझे मालूम है कि कहीं भी आप अगर एक फ्रेम में भी अगर आप करेक्ट नहीं दिखे तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी।
तो हम, मेरी मान्यता है कि उस समय तो रोल चलता था, तो 25 फ्रेम के 2500 फ्रेम में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप क्या करें। तो वो लेटी, हम जो है लेटे, तो अब क्या है कि हम किसी का बॉडी टच ही नहीं करते, हम वो ऐसे भी आदत नहीं है। और वो लड़की, तो मुझे लगा यार ये क्या, तो मेरा ये जो है ना, मैंने ये बेड पे रखा और वो यहाँ है, मेरा ये एल्बो यहाँ है और इसके बीच में एकदम स्पेस। उसने थोड़ी 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम, उसने कहा कि गोविंद जी ने कहा कि रिहर्सल करो। रिहर्सल, इसमें क्या क्या करें रिहर्सल यार, उनके साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है अपना दूसरा हाथ लिया, नीचे से दूसरा हाथ किया और फट से ऐसे मारा, हम ठप से उनके ऊपर ऐसे गिर गए। और उन्होंने कहा जो मैं करती हूँ वही तुम रिपीट करो। अच्छा, फिर उन्होंने जो है ये ऐसे किया, ये किया, हाथ, उसके बाद जब वो शॉट खत्म हुआ तो हाथ जोड़ के एकदम हम कहे भाई आप आज अपने बचा दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे कभी भूलता ही नहीं है कि आज भी जब ये होता है, ऐसे कई बार हुआ है। कच्चे धागे में रेप करना था, वो लड़की घबराई हुई थी, हमने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बॉडी तुम्हारा टच ही नहीं करेंगे। वो तो उसमें सारे डायरेक्टर और एक्शन मास्टर वो लोग जो है एकदम, तुम कौन होते हो बोलने वाले, कहते हैं हम डिसाइड, हम बोले ये ना डिसाइड करना तो हमको है ना। उसके बाद अक्स में जो है कुछ ऐसा ही हो गया, वो तो हमको लगा कि अब इसको कैसे करें कि भाई वो नेचरस होना मेरे लिए जरा सा। हम चाकू निकाल के किसी को मार सकते हैं, बम मार सकते हैं, मैं किसी को दौड़ा सकता हूँ, हाँक सकता हूँ, प्रेम कर सकता हूँ, बच्चे की तरह से सर पे हाथ रख सकता हूँ, लेकिन रोमांटिक होना जरा मुझे लेकिन मतलब तो विनीत भैया, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। कि आपने ये कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर एक इंसान के लिए उसके नेचर के थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं या नेचर के ऑपोजिट होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज एन एक्टर, क्या ये एक्टर की पहचान है कि वो दुनिया का कोई भी इमोशन हो, कोई भी कैरेक्टर हो, उसमें वैसे ही ढल जाए जैसे कि ग्लास में पानी ढलता है? इसीलिए मैं अपने आप को एक्टर, जब कोई बोलता है तो हम कहते हैं अबे यार 4 लोग देख लिए हैं तो एक्टर बोल रहे हो, गाना गा नहीं सकता हूँ, नाच नहीं सकता हूँ, प्रेम नहीं कर सकता हूँ, तो एक्टर कैसे हो? वो तो है कि जरा बड़ी बड़ी आंख कर ली है, कोई लंबा तेज जो है डायलॉग बाजी कर दी है, तो कुछ ठीक है, कुछ अच्छा भी काम किए होंगे उसमें भी जो है। नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, तो यू आर वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री विनीत जी। हाँ मतलब ये आप लोग कह रहे हो तो ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है अबे डांस बोलेगा तो क्या करेगा, डांस आता नहीं है, गाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि इन सारी चीजों को कैसे करूँ, उसकी जद्दोजहद आज भी लगी हुई है इस उम्र में। तो मेरा मानना यह है कि आपको हर चीज, खास करके आप देखिएगा कि रोमांटिक होना, कि रोमांस जो है कि जब आप कुछ बोलते हो तो चेहरे से वो रोमांस, मेरे चेहरे से रोमांस ही नहीं चला, मेरे चेहरे से दिखता है कभी फाड़ के खा जाए। तो इसको हम अचीव करने के लिए जो है, और कोई हमें ऐसा देता भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इस तरह का जो भी देखते हैं तो इस तरह का ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक बार एक सीरियल कर रहे थे, वो टिशू बना रहा था, तो उसमें एक सीन था जिसमें कि पत्नी को, मैं अपने कहीं जा रहे हैं तो पत्नी को कुछ बोल रहे हैं तो टिशू का आवाज आया, अबे बहन नहीं है, बीवी है। बीवी ही मान के तो बोल रहे हैं उसको। तो ये सारी चीजें हैं जो कई बार बड़ा मजा आता है कि आप कोई बहुत ही खतरनाक बात बहुत रोमांटिक अंदाज में बोल रहे हैं,
आप तो देखिए कि शाहरुख खान जो है, जब वो डर में थे ना, जिसमें जी विलेन जी। बने थे, तो वो उन सारी बातों को बड़ा रोमांटिक तरीके से वो रखता था, तो और खतरनाक हो जाता। करेक्ट करेक्ट। तो तो विनीत ये भैया, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप का एक्सपोजर हॉलीवुड सिनेमा से भी रहा और इंडियन सिनेमा से भी रहा, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आए? प्रोफेशनलिज्म में, आर्ट में, क्राफ्ट में क्या आपको डिफरेंसेस दिखे? वो बहुत प्रिसाइज है, वो बहुत प्रिसाइज है, प्रिसीजन है, वो काम जानते हैं, वो जितना भी जानते हैं उसमें 100% देना जानते हैं। अब एक फिल्म थी जिसमें कि मैं वो एक्टर का क्या नाम है, वो जस्टिन थो उसका नाम है, वो हॉलीवुड का था। तो उसका क्लोज लगा हुआ था, उसका क्लोज लगा था, और कई कुर्सियां, टेबल कुर्सी लगा है, और इधर मनोज बाजपेयी बैठे हुए थे, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। तो अब जब उनका क्लोज लगा नीचे से ऐसे, तो मेरा चेहरा जो है दिख रहा है आउट फोकस। तो उनके क्लोज में हमको पीछे ऐसे खड़े हुए थे, तो शॉट हो गया, अपना उनका क्लोज हो गया और ओके हो गया, हम अपना चल दिए। तो अचानक पीछे से आवाज आई मेरी करके। तो वो जो है, मेरी औकात नहीं उस एक्टर के साथ। वो एक्टर जो है मेरा हाथ पकड़ के लेके आया, उसने कहा कि देखो तुमने मेरा सीन क्लोज, यानी मतलब जो था, जो भी था, वो बना दिया। बोले मैंने बना दिया? मैं साला आउट फोकस में खड़ा, मैंने क्या बना दिया? मैंने देखा, उसे कहा देखो देखो, और उसने कहा दिखाओ। हम खड़े हो गए देखने के लिए, अब वो बोल रहा है, हम खड़े हो देख रहे हैं। हमको कुछ समझ भी नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा। जब शॉट देख लिए पूरा, तो वो कहता है देखो तुम जो लाइव हो। अब जाहिर है कि उतनी देर में मनोज ने कुछ किया, तो हमने नीचे मनोज को देखा, उधर से कोई क्रॉस हुआ, तो वो जो शॉट में पिछले किए थे, तो वो उधर से क्रॉस हुआ, तो हमने उसको देखा, जैसे हल्के जैसे देखते हुए देखे। अब क्लोज में तो वो बैठा हुआ है सीधे ऐसे, तो उसका कहना था कि तुम्हारा जो ब्लर में मूवमेंट है, वो मेरे क्लोज को एक मूवमेंट दे दिया। हम कहा हमें यार, इसने तो मेरी ट्रेनिंग ले ली, मतलब कि आपका क्लोज होने के बावजूद कोई दूसरा आदमी उसको खराब कर सकता फ्रेम में, जो ब्लर में। आप सोचिए कि उसे हमारे यहाँ कोई एक्टर ऐसा करेगा? ये समझ रहा है। वहीं एक दूसरी घटना घटी, जब क्या नाम है भूल जाते हैं भाई, बहुत बड़ा एक्टर है, ऑस्कर मिला उनको। अच्छा, हाँ, उसका बेटा भी है, बगैर नाम भी याद नहीं, उनका बेटा भी है, बड़ा ठंडी, वो ड्रगिस्ट हो गया था हॉलीवुड। जॉन ट्रेवोल्टा? ना, जॉन ट्रेवोल्टा बेटा उनका हो गया था, बेटा भी एक्टर है हॉलीवुड का। अच्छा अच्छा। ये बुढ़ा, वो फिल्म किए थे, जंगल वाली एक फिल्म किए थे, अरे बहुत फेमस नाम है उनका, नाम भूल जाते हैं, नाम हो गया। तो हुआ क्या कि वो भोपाल द प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म थी ऐसे ही, तो उसमें वो चेयरमैन का रोल कर रहे थे। तो हमको कुछ मालूम था नहीं, हुआ कि अच्छा अभी ये आज इनके साथ मेरा सीन है। हमको अच्छा, और सीन में क्या था कि हम खड़े हुए हैं और एक जगह खाली एक फोन आता है, और मैं उनको कहता हूं कि ये आपके लिए, और सब अंग्रेजी में। तो अब वो ऑस्कर मिला, हम कहा ये तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, ऑस्कर मिला। अब हम वहां खड़े हुए हैं, अब हम ही वहां पे सब लोग जो है जानते हैं, तो हिंदुस्तान में तो वो जब आए, तो मार्टिन शीन नाम, मार्टिन शीन, तो मैं उनको देखने लगा, आंख फाड़े हुए ऐसे करके। उन्होंने मुझे देखा तो मैं लपका, हाथ जोड़ा, मैंने कहा, उन्होंने नाम बताया कि तुम क्या कर रहे हो।
मैं वो सुपरवाइजर था जिसकी वजह से लीक होता है, वो जो भाग गया था उस गैस कांड में, अभी कुछ दिन पहले वो पकड़ा गया था। हम कहा अबे यार इसको तो मालूम है। हमने फिर कहा कि हमें फोटो खिंचाना चाहते हैं। आज तक मैंने किसी, वो संभवतः मेरे जीवन का पहला या दूसरा आदमी रहा होगा जिसके साथ मैंने तस्वीर खिंचाई। तस्वीर खिंचाने के बाद मुझे कुछ जो है लगा, मैं उनको ऐसे देखा, वो भी था, कालपेन भी वही था, और तो उन्होंने जो है मेरा हाथ पकड़ा और हमको लेके चले। हम कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? तो वैन में अपने लेके गए। वैन में ले जाके जो है वो बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है पढ़ना शुरू किया अपना सीन, और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे देख रहा हूँ। हम कहा अबे यार इतना बड़ा एक्टर ही हमको काय समझा रहा है, जो करना हो करो ना, हमको तो क्या बता रहा हो, हमको तो एक लाइन बोलनी है कि ये आपका फोन। कुछ 10 मिनट तक वो हमको समझाते रहे, हम बैठे रहे, हाँ करते वो क्या, हम निकल के चले आए। फिर उसके बाद जो है वो लोग 4 लोगों का सीन था, चौथे हम थे। एक जर्मन एक्टर था, एक ये थे, एक इंग्लैंड का था एक्टर। तो हम पीछे पीछे घूमे उनके, और वो जहां जहां घूमे देखे कि ये सब खाली अपना लाइन फुसुर बतिया कर। हमको लगे बतिया रहा है, तो हम पीछे पीछे जाम करते, कोई नहीं, सब लाइन बात करता है, लाइन अपना बोलता रहता है, कर कुछ रहा है जो भी है। फिर धीरे धीरे जो है वो सीन में हम खड़े हुए, और सीन शुरू हुआ, सीन में खड़े हुए, और जब सीन खत्म हो गया तब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो मेरा वर्कशॉप लिया है। कैसे? उसने पहले ही लुक में देख लिया कि यही जोकर है, सीन खराब करेगा, ऐसे करके देखेगा, ये मार्टिन शीन। और उसने वो 10 मिनट हमको मार्टिन शीन हटा दिया उससे, और हम, वो मेरे लिए चेयरमैन हो गया। और सीन में मेरे लिए वो एक नॉर्मल आदमी था जो चेयरमैन है, ऐसे नहीं था, मार्टिन शीन के साथ काम कर। तो ये है उनकी समझ, उनकी तमीज कि को एक्टर को कैसे हम जो है ट्रेंड करें कि सीन में ये ढंग से काम कर सके। तो ये सब कहाँ देखने को मिलता है? करेक्ट। विनीत भैया, आपको एक तरफ रुजू करना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपके एनएसडी के और बड़े मशहूर कलाकार इरफान खान साहब का वो डेथ हो गई, तो उनके साथ आपका कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ रहे? वो तो एनएसडी से ही थे। थोड़ा आराम कर लेने दीजिए, इरफान को बहुत लोगों ने परेशान कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उसको रेस्ट मिलना चाहिए। अब जब हम लोगों के बीच नहीं है, मुझे एक ही बात हमेशा खटकती है कि उनके नहीं रहने पे, उनके बीमार होने पे या नहीं रहने पे लोगों ने कितनी बातें की। जब तक उन्होंने काम किया किसी ने ढंग से देखा नहीं। अब ये सिर्फ सवाल ही रह गया है हमारा। उन्होंने इतना बेहतर अपने ढंग से उन्होंने जो फिल्में बनाई, मैंने जिस दिन उनका देहांत हुआ तो मैं क्या करूं, तो मैंने जो है अंग्रेजी मीडियम देखा, फिर हिंदी मीडियम देखा, फिर मैंने करीब करीब सिंगल देखा, फिर मैंने लंच बॉक्स देखा। मैंने एक साथ कुछ 11-12 फिल्में मैंने इरफान की देखी। वाह। मैं और कुछ नहीं दे सकता हूं। एक आदमी, एक अभिनेता जो हमारे बीच से चला गया, अब हम ये कहें कि वो कमाल का अभिनेता था तो मेरे जैसा मूर्ख आदमी कोई नहीं होता। अभिनेता होता है। वो तो मुझे 1986 में समझ में आ गया था। मैं कोई बच्चा थोड़े था, 31 साल का आदमी था। वो हमसे 10 साल छोटा था, 10 साल नहीं, 11 साल छोटा था, 12 साल। जब वो प्ले हुआ था लोअर डेप, राम गोपाल बजाज जी किए थे, तब मैंने उसको देखा हुआ।
और मुझे लगा कि दो एक्टर उसमें से जो निकल के आते थे, एक तो इरफान निकल के आता, और इरफान जो आलोक चटर्जी तो शुरू से दिख जाते क्योंकि उनका स्टाइलाइज अपना वो लंबा था। इरफान जो धीरे 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 जैसे संक्रमण होता है ना, कि धीरे धीरे करके घेर लेना, वो धीरे धीरे करते करते जो है अंत में लगा कि यार ये तो कमाल का एक्टर है। तो वो एक्टर को मिला तो उसने वो काम किया, उसकी फिल्में देखी है, वो अद्भुत है तो है भाई, तो है। अब उसी को देख के संतुष्ट होइए, इतने कम समय में कोई इतने कम समय में इतनी बेहतर चीजें वो करके गया है, तो अच्छा लगता है। हाँ, उसका भी जो है वो एक फिल्म कर रहा था गोविंद निहलानी की, पहले तो उसने 3 फिल्में की थी, टेलीफिल्म की थी उनकी, नोरका का और इब्सन का, और वो कुछ टेलीफिल्म बनाई थी, तो वो तीनों में था। उसके बाद गोविंद जी ने एक कमर्शियल फिल्म बनाई जिसमें शेखर कपूर, डिम्पल कापड़िया और इरफान था, दृष्टि, जो कि चली नहीं। तो एक दिन जो है तो हम लोग सब, हम नवनीत, संजय मिश्रा, तिशु और शुतपा तो जो है वो गोविंद जी को असिस्ट कर रही थी, तो पता चला कि कल जो है किसिंग सीन है, लिप टू लिप किस है, डिम्पल का पड़े था सब लोअर परेल राजकमल स्टूडियो मौजूद है कि आज इरफान की किसिंग होगी और हम लोग देखेंगे। तो मजेदार तो था, मजा आता था। अच्छा विनीत भैया, तो अब जाते जाते काफी आपसे बड़ी अच्छी और लंबी चर्चा रही, तो आपसे ब्रीफली मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि थिएटर के एक्टिंग में और फिल्म के एक्टिंग में क्या फर्क है और आपने क्या महसूस किया? देखिए क्या है ना कि थिएटर की एक्टिंग जो है वो आप पे निर्भर करती है, एक अभिनेता पे निर्भर करती है, लेकिन सिनेमा में ये आप पे निर्भर नहीं करता, ये कैमरा पे निर्भर करता है। एक्टर्स मीडियम एंड डायरेक्टर्स मीडियम। हाँ, और कैमरा में भी जो है उस बक्से पे नहीं, बक्से के आगे जो चीज बदली जाती है, लेंस, उस पे निर्भर करता है कि ये 50 का लेंस लगा है, ये 16 का लेंस लगा है, ये 35 का लेंस लगा है, ये 110 का लेंस लगा है, ये जूम लगा है, ये टेली है। हर जगह आप एक ही जैसा नहीं करते। करेक्ट। तो विनीत भैया बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। विनीत जी आज हमारे साथ थे और उन्होंने अपने पूरे फिल्मी और थिएटर करियर के बारे में काफी कुछ बताया और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ इससे सीख मिलेगी और वो समझेंगे, सीखेंगे। और विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ आज जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद।